फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत से दोस्तों को क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अपना टॉपिक है क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर का अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्रीमी का हो जाएगा मलाईदार। मलाई होता है और लेयर का मतलब क्या होता है? परत। तो ये हो गई मलाईदार परत। क्या हो गई? मलाईदार परत। लेयर हो गई परत, क्रीमी मतलब क्या हो गया? मलाईदार। तो इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये स्पेशली बड़े लोगों के लिए है, क्योंकि मलाई कौन खाएगा? जिसके पास खूब पैसा होगा वही मलाई खा पाएगा। गरीब तो मलाई नहीं खा पाएगा। तो इससे आप ये समझो कि ये बड़े लोगों के लिए है, मतलब जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं उनके लिए है ये कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड किससे है? अब अपने दिमाग में आता है कि मलाई जो मलाईदार परत या क्रीमी लेयर है, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड किससे है? तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट है हमारे ओबीसी रिजर्वेशन से। ओबीसी का मतलब क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे हिंदी में क्या कहोगे? अन्य पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग। तो ये क्रीमी लेयर और जो नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, इस ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इससे जुड़ा हुआ है। बाकी और रिजर्वेशन के साथ ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये ओबीसी रिजर्वेशन कब से आया अपने देश में? क्या ये पहले से ही था? तो देखो, इनिशियल में जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा संविधान बना था, तो उस समय इनिशियल हम एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी एंड एसटी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में सोचा था कि इन दो जातियों को रिजर्वेशन दिया जाए। किसको? एक एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दो के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन देखा गया कि इनके अलावा भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे तबके हैं, बहुत सारी ऐसी कास्ट है, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो बाकी लोगों से बहुत पीछे हैं। तो जब अगर हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, कल्याणकारी मतलब वेलफेयर स्टेट, आप सुनते हैं बार बार कि कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य। इसका मतलब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य वो राज्य होगा जो अपने राज्य में पिछड़े हुए लोग या जो बहुत पीछे छूट गए हैं इस रेस में, उनका अगर कुछ भला करे, उनके लिए कोई अच्छा काम करे, तो वो राज्य क्या कहलाएगा? वेलफेयर स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेलफेयर स्टेट। यानी हमारे समाज में हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अगर उनका अगर कोई राज्य उनके बारे में नहीं सोचेगा तो वो एक वेलफेयर स्टेट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? एक पुलिस स्टेट हो जाएगा। कौन सा स्टेट हो जाएगा? पुलिस स्टेट। यानी सिर्फ कानून का आदेश को लगाना है, बाकी इसको लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों से मतलब रखना चाहते हो तो आपको बनना पड़ेगा वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट क्या करेगा? सब लोगों को साथ लेके चलेगा। जैसे मोदी जी बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास हो तभी संभव है जब आप सभी लोगों को एक साथ लेके चलोगे। अब सभी लोग एक साथ कैसे आएंगे? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस किसी रेस में है ही नहीं, कहीं वो रेस में कहीं है ही नहीं, तो उनको रेस में लाया जाए। तो एससी एसटी के लिए तो रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, लेकिन सोचा गया कि बाकी कुछ और लोग भी हैं, कुछ और भी तबके हैं जो पीछे हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तो इनके लिए पहला कमीशन बनाया गया जिसका नाम था कालेलकर कमीशन। काका कालेलकर की अध्यक्षता में कालेलकर कमीशन। तो ये 1953 में ये आयोग बनाया गया, काका कालेलकर की अध्यक्षता में कालेलकर कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में। कब? 1955 में। तो उस समय जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तब देखा गया, इन्होंने कास्ट बेस्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ये जातियां हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई है, बहुत पीछे हैं। जब इन्होंने रिपोर्ट दी तो इसकी रिपोर्ट को 1961 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया।
फिर काफी दिन तक इसके बारे में किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया कि क्या जो बाकी लोग हैं उनके बारे में भी कुछ रिजर्वेशन की बात करी जाए। तो ये बात कब करी गई, जब जनता दल की सरकार आई 1979 में मोरारजी देसाई ने क्या किया, एक आयोग गठित किया। किसने? 1979 शायद 1 जनवरी 1979 में किसने? मोरारजी देसाई। सरकार किसकी थी? जनता दल की। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने एक सांसद थे बीपी मंडल। कौन? बीपी मंडल। इनकी अध्यक्षता में एक समिति, एक आयोग बनाया। उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। तो इस आयोग का नाम क्या रखा गया? मंडल आयोग। क्या? मंडल कमीशन या मंडल आयोग। तो सारा जो हमारा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड है। किससे? मंडल कमीशन से। ठीक है, मंडल आयोग बनाया। और इस मंडल आयोग को बनाया कब था? 1979 में। इसने रिपोर्ट कब दी? 31 दिसंबर 1980 के लगभग इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 31 दिसंबर 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और उसमें क्या सिफारिश किया इसने कि जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, यानी इसे बनाया किस लिए गया था? इसलिए बनाया गया कि आप क्या करो, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा वर्ग है, उसको आइडेंटिफाई करो। यानी इनको काम दिया गया कि जो सामाजिक रूप से और जो शैक्षिक रूप से, यानी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनकी पहचान करो और हमें रिपोर्ट दो। तो इसको ये भी बोला जाता है कि जो मंडल कमीशन था उसको दूसरे नाम से बोला जाता है सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग। ये भी बोला जाता है क्योंकि इसने सिर्फ किस पे काम किया था? इसी पे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसने लगभग कितना 3743 कास्ट टोटल शामिल की थी इसने, कि 3743 इतनी टोटल कास्ट थी जो अभी भी पिछड़ी हुई थी। लेकिन इसने जब रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? 31 दिसंबर 1980 में, और बोला कि इनको 27% आरक्षण दिया जाए। किसमें? सरकारी नौकरी में। किसमें? सरकारी नौकरी। कौन सी? मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए कहा गया। लेकिन इस समय क्या हुआ? इस समय मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। इस समय क्या हुआ था? मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। तो इस कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। अब बोलो कि कब लागू किया गया? फिर जब इस समय नहीं लागू किया, 1980 में जब इसने रिपोर्ट दी तब लागू नहीं किया गया, तो फिर इसकी सिफारिशों को लागू कब किया? तो जब 1989 में वीपी सिंह यानी विश्व प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे हमारे, तब उस समय इन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता से वादा किया था कि अगर मेरी सरकार आती है, ये भी जनता दल से थे, अगर मेरी सरकार आती है तो मैं क्या करूंगा, जो मंडल कमीशन की जितनी भी सिफारिशें हैं वो सारी सिफारिश लागू कर दूंगा। कौन सी? मंडल कमीशन की। तो इन्होंने कहा कि हम मंडल आयोग की या मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर देंगे। किसकी? मंडल कमीशन की। तो इन्होंने जैसे ये सरकार में आए, ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो इन्होंने अपना जो वादा किया था जनता से उसको पूरा भी किया। और इन्होंने क्या किया? मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया तो क्या हुआ? पूरे देश में, क्योंकि जब आरक्षण की बात की थी इसमें कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा? 27%। अब SC ST को ऑलरेडी दे दिया था, SC ST को दे दिया था, ओबीसी को वोट दे दिया। कितना परसेंट? 27%। जब इन्होंने 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया तो पूरे देश में अशांति फैल गई, दंगे हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ, आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई। तो जब ये सब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच बैठी 5 जज की। इसने क्या किया? इसने जो मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू की थी उसको बोल दिया कि इसको 1 अक्टूबर 1991 तक इसको क्या कर देते हैं? स्टे लगा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इसमें स्टे लगा दिया। इसकी जो सिफारिशें लागू की थी मंडल आयोग की वीपी सिंह ने, उस पे क्या कर दिया? इन्होंने स्टे लगा दिया। और फिर अगेन वही हुआ जो मोरारजी की सरकार में हुआ था। जब इन्होंने आरक्षण की बात कर दी तो इनके जो बाकी जो सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया और इनकी सरकार क्या हो गई? गिर गई। इनकी
वीपी सिंह विश्व प्रताप सिंह की सरकार गिर गई इस बीच। अब क्या हुआ, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई कब 1991 में, और उसके कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। कौन, पीवी नरसिम्हा राव। ये कांग्रेस से क्या बने, पीएम बने। ये कांग्रेस से पीएम बने। इन्होंने क्या किया, सेम 1991 में सेम जो मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उनमें थोड़ा संशोधन किया, संशोधन करके उनको लागू कर दिया। और लागू कैसे किया, जब इन्होंने संशोधन क्या किया कि ओबीसी के लिए 27%, ठीक है, बाकी 10% आरक्षण इन्होंने क्या कर दिया, किसके लिए कर दिया, अदर जो इकोनॉमिक वीकर थे, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे, और स्पेशली कौन से लोग, उच्च जातियों के, ये याद रखना, कौन से, उच्च जातियों में हायर कास्ट के तो थे, उच्च जातियों के जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका था उनके लिए बोला गया, जो किसी भी इसमें रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते ना, ऐसी तो वैसे ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई है, ओबीसी भी आ गई, जो किसी भी रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में नहीं है उसको क्या बोल दिया कि हम उनको 10% आरक्षण देंगे। और स्पेशली किसके था, उच्च जातियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। सेम जैसे वीपी सिंह का हुआ, की डिसीजन का विरोध हुआ, सेम इनके डिसीजन का भी विरोध हुआ। और पूरे देश में जब विरोध हुआ, दिल्ली में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया, तो उस समय थी एक हमारी जर्नलिस्ट, उनका नाम था, बहुत ही चर्चित नाम है, आप पढ़ोगे उनके बारे में, उनका नाम था इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी ये एक जर्नलिस्ट थी, पत्रकार थी। जब इन्होंने देखा कि लड़के विरोध कर रहे हैं तो इन्होंने लड़कों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इनका एक केस फाइल कर दिया। क्या केस फाइल किया, इन्होंने कहा कि जब ये जो क्या था, मैं नॉर्मली किसमें था, ये कास्ट बेस में था, जो मंडल आयोग की जो सिफारिश थी वो नॉर्मली किसमें थी, ये सारी की सारी क्या थी, कास्ट बेस में थी। तो इन्होंने बोला कि अगर आप ये इनको रिजर्वेशन दे रहे हो 27%, और वो भी किसमें, कास्ट बेस में, 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया था वो दिया था कास्ट बेस पे। तो बोला कि जब कास्ट बेस पे आरक्षण दे रहे हो तो ये तो हमारी समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार कौन सा है, 14 से लेके आपका कितना है, 18 तक, तो समानता का अधिकार है, इसका उल्लंघन है। और स्पेशली कौन सा, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। 15 क्या कहता है कि आप राज्य आपके साथ किसी भी धर्म, जाति, लिंग, भेद इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और सेम 16 में करेगा कि इनके आधार पर जो सरकारी सेवाओं में कोई आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो इनका क्या है कि उल्लंघन है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि कास्ट बेस पे आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि किस कास्ट का आदमी कमजोर है और किस कास्ट का आदमी अपर क्लास का है, क्योंकि कास्ट बेस कोई सही नहीं लगा, न्यायोचित नहीं है। कास्ट बेस पे आप ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्लास बैकवर्ड है और कौन सा अपवर्ड है, यानी कौन पिछड़े हुए हैं और कौन ऑलरेडी हायर क्लास के हैं। तो आप क्लास बेस जो निकाल रहे हो कास्ट बेस पे मत निकालो। क्या जाति पे आप ये नहीं डिसाइड करो कि बैकवर्ड कौन है और कौन बैकवर्ड नहीं है, ये जाति के आधार पर डिसाइड करो। दो बातें इन्होंने, जो मेन बात थी, दो बातें थी इनकी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने लिया। जब आपको पता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जब सुप्रीम कोर्ट में इनिशियल में इसमें दो जजों की बेंच थी, लेकिन जब देखा कि तो मामला बहुत भारी मामला है, बहुत खतरनाक मामला है, फिर 3 जज हुए, फिर 4 जज हुए, लास्ट में 9 जज बैठे इस पे डिसीजन देने के लिए, और डिसीजन आया 6:3 का, यानी 6-3 से इसका जजमेंट आया। अब उस जजमेंट में क्या कहा गया कि चलो कोई बात नहीं है, आपने आरक्षण दे दिया, ठीक है। जब ये जजमेंट आया तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने अगर जजमेंट दे दिया, आपने 27% ओबीसी को आरक्षण दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो 10% दे रहे हो स्पेशली उच्च जातियों को, इसको तो आप कैंसिल कर दिए। उच्च जातियों को जो आरक्षण दिया जा रहा था इसको तो क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कैंसिल कर दिया। लेकिन आप 27% वाला कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त है कि जो टोटल रिजर्वेशन है, चाहे एससी, एसटी और ओबीसी सारा मिला के कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए एक वर्ष में। जो आरक्षण दे रहे हो 50% से ऊपर नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात क्या थी
कि ठीक है आप आरक्षण दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 27% आरक्षण दे रहे हो उसमें से आप जो क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं, उसको इससे बाहर करिए, उसको एक्सक्लूड कीजिए इस आरक्षण से। यानी जो वर्ग क्रीमी लेयर में आता है, क्रीमी लेयर में आता है, उसके बच्चों को यह आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब यहां से जो क्रीमी लेयर वाले कॉन्सेप्ट है ना, यहां से आए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो उसके बाद ये आया कि अभी क्रीमी लेयर वाला नया कॉन्सेप्ट आ गया। क्रीमी लेयर कहां से डिसाइड करे, ये बात आ गई ना कि क्रीमी लेयर कहां से डिसाइड करे, क्रीमी लेयर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना जरूरी है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट कहां से आया। जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू की, सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार जो केस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसका जब जजमेंट आया तो उसमें बोला गया कि टोटल 27% आरक्षण आप दे सकते हैं ओबीसी को। एक आरक्षण इस समय अभी तक किसमें था, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि कब आया ये, सेक्शन 57 में कब आया। तो ये 27% था। और क्या था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या बताओगे आप, इस केस में आया था इंदिरा साहनी केस में कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। अब बात आ गई क्रीमी लेयर की। अब क्रीमी लेयर डिसाइड करने के लिए, क्रीमी लेयर जब डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनाएगी, किसकी अध्यक्षता में, पूर्व चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस नहीं, चीफ नहीं, रिटायर्ड जस्टिस थे। रिटायर्ड जस्टिस कौन थे, रामनंदन, क्या राम नंदन, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इसको बोला गया कि आप वो क्राइटेरिया डिसाइड करो जिसमें कौन कौन लोग क्रीमी लेयर में आएंगे। तो ये इनकी कमेटी बनाई 1993 में, इसकी अध्यक्षता में रिटायर्ड जस्टिस रामनंदन की अध्यक्षता में। ठीक है, तो जब रामनंदन की अध्यक्षता में जब ये कमेटी बनाई गई तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कौन कौन, इन्होंने इसके साथ कौन, ये रिपोर्ट बनाने वाला कौन था, डीओपीटी। डीओपीटी सुनोगे तो आप, इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। यानी ये हो गया कार्मिक और अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। यानी पर्सनल का मतलब यहाँ है कर्मचारी, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको इंग्लिश में पर्सनल बोलते हैं, कार्मिक या कर्मचारी। और तो ये था प्रशिक्षण, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के जो विभाग था, उसने एक लिस्ट तैयार की कि कौन कौन से जो ऑफिसर्स हैं जो सरकारी जॉब में हैं, उन सबकी एक लिस्ट तैयार करी जो क्रीमी लेयर में आती है। अब जो मैं लिस्ट बताऊंगा वो सारी क्रीमी लेयर में है, उसके अलावा जो ओबीसी में जो बचेगा वो सारे किस में आ जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में। तो यूजुअली क्या है, ज्यादातर लोग ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। लेकिन जो लिस्ट में बता देता हूं आपको, कौन सी जो जिसको रामनंदन समिति ने जारी किया करवाया था वो क्या है। अब तो लिस्ट देखोगे उसमें पहले बोला गया कि वो बंदे क्रीमी लेयर में कौन कौन से आएंगे, इन लोगों के बच्चे क्रीमी लेयर में आएंगे। कौन कौन, पहला जो संवैधानिक पद पे हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं। संवैधानिक पद का मतलब क्या हो गया, अगर उनकी माता है पितामह से, पेरेंट में से, पेरेंट मतलब क्या होता है, पेरेंट्स मतलब या तो मम्मी या पापा, तो मदर या फादर में से कोई भी अगर क्या है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे है, या फिर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, या फिर चीफ या जस्टिस है, जस्टिस है किसके, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, या फिर कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, या यूपीएससी के सदस्य, यूपीएससी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, या फिर कैग है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यह है, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्टोरल कमीशन। इनके सभी के बच्चे क्या आएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे। मतलब इनके बच्चों को जो 27% का आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा, 27% आरक्षण इनके बच्चों को नहीं मिलेगा।
दूसरा इसमें डिसाइड किया गया, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स का मतलब सीधा है मदर और फादर, अगर मदर फर्स्ट क्लास नौकरी में है चाहे फादर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक, या फिर फादर है मदर नहीं है, या दोनों फर्स्ट क्लास नौकरी में है, ठीक है, या फिर दोनों सेकंड क्लास नौकरी में है, तो इन चारों कंडीशन में क्या होंगे, इनके बच्चे किसमें आएंगे, वो क्रीमिलेयर ओबीसी क्रीमिलेयर में, ठीक है, इनके बच्चों को भी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। अब अगर इसके अलावा चाहिए थर्ड ग्रेड में मम्मी है, पापा फोर्थ ग्रेड में है, या फोर्थ ग्रेड में मम्मी है, पापा थर्ड ग्रेड में, या दोनों थर्ड ग्रेड या दोनों फोर्थ ग्रेड में है, तो ये सारे बच्चे किसमें आएंगे, नॉन क्रीमिलेयर में, किसमें आएंगे, नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी में, ठीक है, इसमें आएंगे। यानी जिनके सीधी सीधी बात है, अगर मदर फादर में से दोनों में से एक फर्स्ट क्लास नौकरी में है, यानी क्लास 1 की नौकरी में है, तो उनका बच्चा क्रीमिलेयर में आएगा। अगर दोनों सेकंड क्लास में है तो उनका बच्चा क्या आएगा, क्रीमिलेयर में आएगा। इसमें एक कंडीशन और है, अगर मदर और फादर में से किसी एक में से कोई भी, चाहे एक मदर हो या फादर, वो अगर 40 साल की एज से पहले अगर क्लास 1 में आ जाता है, प्रमोशन के थ्रू क्लास 1 में 40 साल की एज से पहले आ जाता है, तो भी वो किसमें आएंगे, क्रीमिलेयर में। अगर 40 साल के बाद में आए हैं तो क्रीमिलेयर में नहीं आएंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मदर मान लो सेकंड क्लास में हो या फादर सेकंड क्लास में हो और एक किसी में भी नहीं हो, तब क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में आय का इनकम कैलकुलेशन किया जाएगा कि इनकी टोटल इनकम कितनी है, उसके आधार पे किया जाएगा। तो ये हो गया पेरेंट्स में से कोई एक फर्स्ट क्लास में है या दोनों सेकंड क्लास में है, तो उनके बच्चे क्रीमिलेयर में आएंगे। बाकी चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो उनके सरकारी नौकरी में उसकी आय कैलकुलेट नहीं की जाएगी। अगर मान लो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में है तो उनकी आय कैलकुलेट नहीं की जाएगी, उनके बच्चे किसमें आएंगे, नॉन क्रिमिलेयर में, और उनको क्या मिलेगा, आरक्षण का फायदा मिलेगा। अब देखते हैं इसके अलावा कौन सा बच गया, ये देख नोट करते रहना आप, एक बार नोट कर लोगे। उसके अलावा क्या आएगा, अगर किसी के बच्चे के माता पिता में पेरेंट्स में से कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या फिर आर्टिस्ट है, या आर्टिस्ट मतलब कलाकार है, या फिर कोई एडवाइजर है, सलाहकार है, तो इन सब में अगर है तो उसके बच्चे भी किसमें आएंगे, क्रीमिलेयर में। इनके बच्चे भी किसमें आएंगे, क्रीमिलेयर में। अगर किसी के पेरेंट्स क्या हैं, बिजनेस देख रहे हैं, बिजनेस कॉमर्स या फिर उद्योग चला रखा है, उन्होंने व्यापार वाणिज्य या कोई उद्योग चला रहे हैं, तो उनके बच्चे भी किसमें आएंगे, क्रीमिलेयर में। इसके अलावा और कौन सी कैटेगरी बच गई, इसके अलावा कैटेगरी बच गई शहरी क्षेत्रों में। अगर शहरी क्षेत्रों में उनके पास अगर मकान है खुद का, या फिर एक निश्चित जमीन है, निश्चित जमीन से ऊपर जमीन है, एक ऐसे कर दी कि भाई हाँ ये निश्चित सीमा है जमीन की, उसके ऊपर अगर इनके पास जमीन है, चाहे वो कृषि भूमि है चाहे एक आपकी जमीन खाली पड़ी है, तो भी उनके बच्चे किसमें आएंगे, क्रीमिलेयर में। किसमें आएंगे, क्रीमिलेयर में। अब एक कॉन्सेप्ट और जोड़ा गया इकोनॉमिक वाला, कि इनकी इनकम वाला, कि इनकम का क्या होगा, कितनी इनकम होगी तो वो क्रीमिलेयर में आएंगे। देखो इनिशियल में इनकम क्या थी, कम थी। जब ये 93 में जब ये बड़ी थी, जब ये जो कमेटी बैठी थी, तो उसने क्या बताया था कि इनिशियल इनकम थी 1 लाख सालाना, 1 लाख रुपए सालाना अगर इनकम है तो वो सब लोग किसमें आएंगे, क्रिमिलेयर में। अब उस इनकम में क्या था, जो इनकम है वो कौन सी इनकम होगी, इनकम में क्या काउंट नहीं होगा, सैलरी नहीं काउंट होगी। आप चाहे सरकारी नौकरी ले रहे हो उसमें वो सैलरी काउंट नहीं होगी, जो सैलरी आपको मिल रही है उस इनकम में। दूसरी कृषि, एग्रीकल्चर, भाई देखो इंग्लिश में कमजोर है। अगर आपकी सैलरी और एग्रीकल्चर ये दोनों इनकम में काउंट नहीं होंगी, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सर फिर इनकम कहां से आएगी, सैलरी भी नहीं है, एग्रीकल्चर वाली इनकम भी नहीं है, वो इनकम में काउंट नहीं है। जो इनकम है ना, इसमें ना तो सैलरी काउंट होगी, आप चाहे कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, आपके बच्चों को जो आरक्षण का फायदा 27% का वो मिलेगा, उस समय आपकी ये सैलरी काउंट नहीं होगी, तो फिर सैलरी कहां से काउंट होगी,
जो इनकम है वो कहाँ से काउंट हो सकती है? आपने रूम, हो सकता है रूम रेंट से कमाया होगा, या कि हो सकता है आपने इंटरेस्ट कमाया होगा, वो सब काउंट होगा। लेकिन ये नहीं होगा, सैलरी और इसमें एग्रीकल्चर इससे हटा दी गई है, यानी इसको एक्सक्लूड रखा गया है। इसके अलावा जो इनकम है वो इनकम की श्रेणी में है। तो 1993 में थी 1 लाख, अब बढ़ के ये 2017 इसमें हो गई है 8 लाख। लेकिन 8 लाख में सेम बात है, सैलरी आपकी नहीं है और जो एग्रीकल्चर कृषि से जो इनकम है वो इसमें काउंट नहीं है। इसके अलावा जो इनकम है वो क्या है, इस इनकम के क्राइटेरिया में है। तो इस 8 लाख इससे ऊपर अगर किसी की इनकम है, इसमें ये एक्सक्लूड कर देना भाई, ये बड़ी कर देना। इसके अलावा जो इनकम है उसके बच्चे किस में आएंगे? क्रीमी लेयर में। किस में आएंगे? क्रीमी लेयर में। अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोला गया है कि जो 8 लाख वाला सिस्टम है ना, अब इसकी वैसे ही चल रही है, अब की जो 8 लाख वाला है उसको कोई कह रहा है बढ़ा दिया जाए। जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, तो इसको रिपोर्ट दी गई हमारी जो कौन सी कमेटी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक जो न्याय और अधिकार जो मंत्रालय है उसने रिपोर्ट पेश की थी कि इसका जो है इनकम वाला, इसमें वो इनकम भी शामिल कर लिया जाए जिसमें हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी वो आय जिसमें हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स लगाते हैं। लगाने के लिए जो आय का कैलकुलेशन किया जाता है तो उसमें तो वो भी आ गई, हमारी सैलरी भी आ गई, मतलब सारे गवर्नमेंट कर्मचारी आ जाएंगे, तो वो भी शामिल कर ली जाए। बस सिर्फ क्या कर लिया जाए, एग्रीकल्चर को उठा दिया जाए। एग्रीकल्चर को क्या कर दिया जाए, हटाया जाए। वो बाकी जो सैलरी है जिसपे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन जब ये सिफारिशें पहुंची तो पूरी संसद में सभी एमपीज ने विरोध कर दिया इसका, तो अभी तक ये सिफारिश भी लागू नहीं हुई है। और फिर ये सिफारिश भी आई थी कि टोटल 15 लाख कर देते हैं, तो 8 लाख है उसको 15 लाख कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है 12 लाख कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपकी सैलरी भी इसका इंक्लूड है और एग्रीकल्चर वाली जो आय है, कृषि इनकम है, वो भी इसमें इंक्लूड है। ये दोनों इसमें क्या है, शामिल है। ये दोनों इसमें क्या है, शामिल है। तो अभी तक इनकी ये बातें चल रही है, लेकिन किसी पे अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। इसके अलावा एक और चीज भी आ रही है कि जो मैंने बताया ना, जो इतने जो मैंने बताए थे सैलरी वाले, इसके अलावा जो बच गए ओबीसी में, तो इस क्राइटेरिया में नहीं हो, सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में। किसमें, नॉन क्रीमी लेयर में। अब आपको पता चल जाएगा आप किसमें हो, क्रीमी लेयर में हो, नॉन क्रीमी लेयर में। ऐसा नहीं है आपके मम्मी पापा दोनों टीचर हैं तो आप सोचो कि मैं तो किसमें आ गया, क्रीमी लेयर में। ऐसा नहीं है, मैंने बताया सैलरी काउंट नहीं है उसमें। सैलरी के अलावा अगर और इनकम है वो भी कितनी, 8 लाख। आज 2017 के हिसाब से 8 लाख है। बोला गया था कि रिवाइज करते रहेंगे हर तीसरे साल में, लेकिन अभी रिवाइज नहीं हुई। 2017 के बाद में, 2017 के बाद में ये जो इनकम है 8 लाख, इसको रिवाइज नहीं किया गया है। ये अभी 8 लाख की है, अभी तक इसको रिवाइज नहीं किया गया है। लेकिन बोला गया था कि हर तीसरे साल में इस इनकम को रिवाइज करते रहेंगे। अब ये भी बोला जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, ये ओबीसी में क्यों लागू होता है। सही बात है कि भाई ओबीसी में क्यों लागू होता है, ये तो SC ST में भी लागू होना चाहिए। बात सही है, कॉन्सेप्ट एकदम सही है। क्यों, क्योंकि ओबीसी, इसका मतलब ही क्या है, आप अगर क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं तो ऑलरेडी आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, चाहे आप ओबीसी से हो चाहे SC ST से हो। अगर आप ऑलरेडी क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। तो ये रिजर्वेशन भाई की दोनों में लागू होना चाहिए, SC ST में भी लागू होना चाहिए, अगर ओबीसी में लागू हो रहा है। और सही बात भी यही है कि रिजर्वेशन गलत चीज नहीं है। रिजर्वेशन उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके हकदार है। रिजर्वेशन उन लोगों को मिलना चाहिए जो उसके हकदार है। अगर हकदार लोगों को आप रिजर्वेशन दोगे, मान लो कि आपकी कोई पोस्ट है, आपको यहाँ मिलना था, आपके 80 नंबर है, आपको पोस्ट नहीं मिली, लेकिन आपकी पोस्ट किसी ऐसे लड़के को या ऐसे बच्चे को मिल रही है जो रियल में इसका हकदार था, जो रियल में इसका हकदार था कि उसको मिलना चाहिए था, तो आपको दुख नहीं होगा। लेकिन आपकी पोस्ट, आपके 80 नंबर आए और आपके लेवल का दूसरा आदमी है जो दोनों की, मान लो दोनों समान रूप से हो, समाज में बराबर हैसियत है आपकी, बराबर आपके पास पैसे हैं, वो पोस्ट अगर इसको मिलती है तो आपको दिक्कत होती है। दिक्कत तभी होती है जब आपके लेवल का आदमी आपकी पोस्ट छीन के लेके जाता है।
अगर आपसे नीचे वाला कोई लेके जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओबियसली आप सोचेंगे यार कि उसको उसका बनता है इतना फर्ज, उसको मिलना चाहिए था, वो भी हमारे बराबर आना चाहिए था, तो उसको मिलेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मेन बात है कि रिजर्वेशन कोई गलत चीज नहीं है। रिजर्वेशन उस आदमी को मिलनी चाहिए, उस बच्चे को मिलना चाहिए जो रियल में इसका हकदार है। लेकिन जो अपात्र लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, तब दिक्कत होती है। अब इसमें मैंने बताया कि जो अब तक की जो ओबीसी थी पहले वो सिर्फ थी सरकारी नौकरी में, अब इसको कर दिया गया शिक्षण संस्थान में भी। जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें क्या आ गया, मान लो जैसे मेडिकल कॉलेज आ गई या फिर आईआईटी कॉलेज आ गई। तो ये जो उच्च शिक्षण संस्थान है इनमें भी 2005 के में लाया था, 6 में लागू करने के लिए कहा गया था, और 2008 में सुप्रीम कोर्ट में इस पे इसको वैध कर दिया था कि ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो हायर इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन। लेकिन उसमें भी क्या ध्यान रखना है आपको, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, ये 2008 से इफेक्टिव हो गया था क्रीमी लेयर वाला, किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनमें। अब तक था सरकारी नौकरी में, लेकिन उसके बाद में शिक्षण संस्थानों में भी ये लागू कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिफरेंस आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।